नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं लाइव हूँ और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप जुड़िए। जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, आज जो हम डिस्कस करेंगे और करेंगे, और एक बात का बड़े अच्छे से पता होगा कि जवार भाटा जो टॉपिक है हमारा, उसमें आप चलेंगे तो स्टार्ट हो जाइए रीट से। रीट के एग्जाम में आपके जवार भाटा आता है, मुख्य परीक्षा में आपके ये वाला टॉपिक रहता है जवार भाटा, मुख्य परीक्षा रीट में, क्योंकि वहां महासागरीय गतियां दिया हुआ है तो फिर वह जवार भाटा रहेगा आपके। तीसरा आप देखोगे तो सेकंड ग्रेड एसएसटी में आपके ये टॉपिक है जवार भाटा, और यहां तक कि सेकंड ग्रेड के जीके में भी आपसे इससे सवाल पूछा गया है, क्योंकि वहां पे भी महासागरीय गतियां टॉपिक है। और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में आपके ये टॉपिक है, और आपके यूजीसी नेट ज्योग्राफी में ये टॉपिक है। तो आप शुरू करें शिक्षक भर्ती की, रीट से लेके सीटेट से लेके सीटेट, अचटेट, पीजीटी विशेष करके, और टीजीटी, इन सब एग्जामों में ये टॉपिक आता है। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। प्रत्येक शिक्षक भर्ती का ये भाग है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कहीं और हो, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। आप जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं कि कैसे क्या होता है। कोई समस्या? हमारे वॉल्यूम वगैरह में मुझे कोई समस्या लग नहीं रही, तो बिल्कुल हम शुरू करेंगे। हाँ हाँ, करते हैं शुरू। ओके, जवार भाटा होता क्या है? क्या होता है जवार भाटा, बताइए। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह समुंदर है। इस समुंदर का जल जो होता है वो कभी भी समान नहीं रहता, कभी भी समान नहीं रहता। एक्चुअल बात देखें तो निश्चित समय पर, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें, समुंदर का जल निश्चित समय पर क्या करता है, दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे उतरता है। इस निश्चित समय में ऊपर उठने को जवार और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। सर इतना हमने जोर क्यों लगाया? क्योंकि जब तक निश्चित समय नहीं लगेगा तब तक आपका जवार नहीं होगा। हो सकता है पवनों के कारण लहरें उत्पन्न हो और उससे जल ऊपर उठ जाए, क्या उसको आप जवार भाटा कहोगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो जवार वही होगा, पृथ्वी पर किसी स्थान पर निश्चित समय में दिन में 2 बार जल का ऊपर उठना जवार, और 2 बार नीचे उतरना क्या कहलाता है? भाटा। ये आपका समुंदर है, इसका पानी यहां तक है। अब आप ध्यान रखेंगे, जिधर चंद्रमा है वो पानी को अपनी ओर खींचेगा, और वो अपनी ओर खींचेगा तो आपका ये पानी ऐसे हो जाएगा, ऐसे इधर ऊंचा उठ जाएगा। अब यहां क्या हो गया? जवार। और यहां क्या हो गया? भाटा। भाटा। अब पृथ्वी तो घूमती रहती है, तो थोड़ी देर बाद ये भाग चंद्रमा के सामने आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा क्या? भाटा। और ये हो जाएगा जवार। और आपके जवार और भाटा के मध्य का मार्ग ये आपका हो जाएगा 0 मीटर। 0 मीटर याद रखना। अब आप देख रहे हो इसमें, तो इन दोनों में से मान लो ये ऊंचा है, ये ऊंचा है, तो ये भी जवार है, ये भी जवार है, लेकिन ये ज्यादा ऊंचा है तो ये होगा दीर्घ जवार, और ये होगा, ये भाटा गलत लिख दिया अभी हमने, ये जवार है, जवार। ये क्या होगा? लघु जवार। लघु जवार।
इस 0 मीटर से पानी ऊपर उठेगा वो ज्वार कहलाएगा, ज्यादा ऊंचा उठेगा वो दीर्घ ज्वार, और थोड़ा नीचे रह जाएगा लेकिन 0 मीटर से ऊंचा उसका नाम होगा लघु ज्वार, और नीचे रह जाएगा वो कहलाएगा भाटा। ओके, हाँ पूनम बिश्नोई, राधे राधे बेटा। हाँ, अब अगली बात पे चलेंगे। एक ज्वार भाटा में आपको और बात पता होनी चाहिए, ज्वार भाटा में एक बात और क्लियर होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए? ज्वार भाटा में समुद्र की सतह से लेकर तली तक का पानी चलता है, नीतल तक का पानी चलता है, मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का पानी ऊपर उठता है, और उधर जाता है तब उधर भी ऐसे ही होता है। बाकी सब में केवल सतह, केवल ऊपर ऊपर का जल चलता है, और ज्वार भाटा में तली से लेकर सतह तक का जल गति करता है। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब चलो थोड़ी सी बातें हम लिखेंगे भी। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि हमारी एक क्लास ऐप पे लाइव होती है, और ऐप पे जो बच्चे होते हैं वो सीरियसली पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसलिए हमें उनके अनुसार चलना होता है कि वो साथ साथ लिखते चले। पहली बात, समुद्र का जल सदा एक सा नहीं रहता है। समुद्र का जल सदा एक सा नहीं रहता है, तो क्या होता है? ध्यान से सुनना, समुद्र का जल सूर्य व चंद्रमा की, हाँ ये आपकी अगली बात आ गई कि ज्वार भाटा आता किसके कारण है। उसका एक बल ये है, चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण दो बार निश्चित समय में ऊपर उठता है तथा दो बार नीचे उतरता है। अब ये बात क्लियरली समझ में आएगी धीरे धीरे। दो बार नीचे उतरता है, समुद्र जल स्तर से जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। सी लेवल से नीचे उतरा तो भाटा, और ऊपर उठा तो ज्वार। सागरीय गतियों में लहरें या तरंगे एक ही बात होती है। इंग्लिश में इन दोनों को वेव्स ही बोलते हैं। हाँ, लहरें या तरंगे, धाराएं व ज्वार भाटा सागरीय गतियों में लहरें, धाराएं व ज्वार भाटा अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु ज्वार, बार बार हम ज्वार भाटा नहीं बोलेंगे, अब ज्वार भाटा को ज्वार ही बोल देंगे। परंतु ज्वार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्वार में सागर तल से लेकर, सागर तल का मतलब होता है ऊपर वाला 0 मीटर, सागर तल से लेकर
नीतल, नीतल का मतलब होता है तली, तली। नीतल तक का जल प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, बहता है, ये वाली बात है। ओके, इतनी बात आपकी थी। बताइए बात समझ में आई क्या? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जैसे ये आपका समुंदर है, तो इस समुंदर में जो जल है वो ऊपर तली से लेकर, ऊपर सतह से लेकर और तली तक का जल चलता है। जिधर भी चलेगा उधर ऊपर उठ जाएगा और इधर नीचे उठ जाएगा, फिर इधर ऊपर उठ जाएगा, इधर नीचे उठ जाएगा। इन दोनों में से जो ज्यादा ऊंचा उठेगा उसका नाम होगा दीर्घ ज्वार। अब उठा तो ये भी ऊंचा ही है, इसका नाम होता है लघु ज्वार। अभी पता चल जाएगा ये दीर्घ ज्वार लघु ज्वार में क्या अंतर है। 1 मिनट आप और समय देंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब हम बात करेंगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण कि ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है, इसके 2 कारण हैं, बड़े ध्यान से सुने। नंबर 1, प्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण जो डायरेक्ट ज्वार लाएगा, और एक हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कारण। बेटा इसको आप अप्रत्यक्ष बल और प्रत्यक्ष बल, डायरेक्ट पावर, पावर बल होता है, तो ये भी आप लगा सकते हो। इसमें कौन काम करता है? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, इसमें काम करती है सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। और इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति से लगने वाला अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अभी अभी आपको 1-2 मिनट और समय देना पड़ेगा, फिर समझ में हो जाएगा। ये अपकेंद्रीय बल, ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जब पृथ्वी अपने एक्स पे घूमती है तो वो पानी को दूर फेंकती है, दूर दूर फेंकती है। इस दूर फेंकने को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और जब सूर्य और चंद्रमा अपनी ओर खींचते हैं, इसको बोलते हैं आकर्षण बल। अब आपको पता होना चाहिए इन दोनों की आकर्षण शक्ति का अनुपात कितना होता है। इन दोनों की आकर्षण शक्ति, सूर्य पहले है तो 5:11, 5:11 होता है। मतलब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा काम करती है। किससे ज्यादा काम करती है? सूर्य से। सूर्य से चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा काम करती है। कितनी ज्यादा काम करती है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य से 2.17 गुना अधिक है, अधिक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। अच्छा, ये बात भी क्लियर होगी। एक बात और भी पता होनी चाहिए आपको, मूल कारण यही है। मूल कारण, ज्वार आने का मूल कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ये तो इनडायरेक्ट बल काम करता है, काम ये भी करता है, काम ये भी करता है, लेकिन मूल कारण ये वाला है आपका। हाँ बिल्कुल, कोई समस्या? अब मैं आपको एक चित्र के द्वारा ये ज्वार आपको समझाता हूं। ये है आपकी पृथ्वी, ये पृथ्वी है।
ई मतलब अर्थ, और ये आपका है मून। मून 1 मिनट के लिए आप ऐसा सपोज कर लो, इस पूरी पृथ्वी पे जल है, पूरी पृथ्वी पे स्थल है ही नहीं, केवल जल है। यदि केवल जल होता तो क्या होता? केवल जल होता तो ये होता कि जो स्थान चंद्रमा के सामने है उस वाले स्थान पे पानी ज्यादा, ये स्थिति बन जाती, ये स्थिति बन जाती, और ए स्थान और ये बी स्थान और ये सी स्थान और ये डी स्थान। अब आप देख रहे हो एक साथ पृथ्वी पर 2 स्थानों पे ज्वार आ रहा है। ये जो ज्वार आ रहा है ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है। इसलिए इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। ये शब्द आपको डायरेक्ट पढ़ने, साथ साथ याद करने। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार आता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। अच्छा, एक ये भी ज्वार है, ये भी ज्वार है। ये जो है ये कौन सा है? दीर्घ ज्वार। ये दीर्घ ज्वार है। और ये वाला क्या है? लघु ज्वार। किसी भी समय पृथ्वी पर 2 स्थानों पे ज्वार और 2 स्थानों पे भाटा आता है। ए और बी पे तो ज्वार आ रखा है और सी और डी पे भाटा आ रखा है। अब ये बी वाले स्थान पे ज्वार किसके कारण आया है? ये आया है अपकेंद्रीय बल के कारण। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। जिसको बात नहीं समझ में आए वो कमेंट करना। लघु ज्वार होता है ना? अभी लिखूंगा तब और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो अब आपको इसमें पूरे सिस्टम में क्या समझ में आया? ए व बी पर ज्वार और सी और डी पर बाटा। ए पे ज्वार इसलिए आया कि चंद्रमा ने पानी को अपनी ओर खींचा। बी पे ज्वार इसलिए आया कि जब पृथ्वी अपने एक्स पे घूम रही थी तो उसकी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय, बेटा बात सुनो, पृथ्वी घूमती है तब वो पानी को बाहर फेंकती है तो वो अपकेंद्रीय बल है। अब इधर वाले को बाहर फीका, उसको चंद्रमा ने अपनी ओर खींच लिया, तो इसमें ज्यादा योगदान गुरुत्वाकर्षण बल का है। और उधर जो है वो सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल लगा। इसके पीछे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सबसे कम प्रभाव होता है। मतलब इस भाग के चंद्रमा सबसे नजदीक है तो इस पानी को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, और ये भाग चंद्रमा से सबसे ज्यादा दूर है तो सबसे कम पानी इसी का खींचेगा। भाई ये चंद्रमा अपनी ओर पानी खींचेगा तो ये सबसे ज्यादा तो ये खींचेगा, सबसे कम और सबसे कम यहां से खींचेगा तो ये पानी ऊपर रह गया और ये इधर खींच गया। इसलिए यहां लघु ज्वार आता है और वहां दीर्घ ज्वार आता है। जो स्थान चंद्रमा के सामने होता है वहां दीर्घ ज्वार और उसके जस्ट सामने लघु ज्वार होता है, और विपरीत दोनों स्थानों पे आता है भाटा। ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि? एक बार कमेंट कर दो, और आपके कमेंट करते ही हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। फिर केवल मैं इससे संबंधित बातें लिख पाऊंगा, फिर आपको क्लियरली दोबारा से बातें बताएंगे। करो भी करो, जल्दी बताओ, समझ में आ गया क्या? ज्वार आने का मूल कारण सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। आकर्षण शक्ति है जिसका अनुपात
जिसका अनुपात 5:11 है। जिसका अनुपात कितना है? 5:11 है। हाँ, पूनम कह रही आ गया जी समझ में। ओके बेटा। हाँ, चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य से 2.17 गुना अधिक है। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा नजदीक है, तो पहले लिख दिया था मैंने। दूसरा बल अपकेंद्रीय बल है। दूसरा बल अपकेंद्रीय बल है, जिससे ज्वार उत्पन्न होता है। जिससे ज्वार उत्पन्न होता है। जिससे ज्वार उत्पन्न होता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, ये वाली लाइन आपके दिमाग में एकदम सेट कर देगी। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल, ये वाला, ये आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर एक समय में पृथ्वी के दो स्थानों पर ज्वार तथा दो स्थानों पर भाटा लाते एक साथ, एक समय में। देखो मैंने यहां लिखा एक समय में पृथ्वी पर दो स्थानों पे ज्वार और दो स्थानों पे भाटा आता है। पृथ्वी के जिस ओर चंद्रमा होता है, हाँ भाई, जिस ओर चंद्रमा होता है मतलब जिस ओर चंद्रमा होता है वहां चंद्रमा क्या करेगा? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी ऊपर उठेगा, और उसको क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार कहते हैं। पृथ्वी के जिस ओर चंद्रमा होता है वहां अपकेंद्रीय बल से चंद्रमा का आकर्षण बल, ये दोनों शब्द एक ही होते हैं। आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल, मैं दोनों शब्द बार बार उपयोग कर रहा हूं। आकर्षण बल अपकेंद्रीय बल से अधिक होता है। अपकेंद्रीय बल से अधिक होता। आप सोचो, ये दो बल है, एक अपकेंद्रीय बल और एक चंद्रमा का आकर्षण बल। जिस ओर चंद्रमा होगा वहां क्या ज्यादा होगा? आकर्षण बल ज्यादा होगा। अतः चंद्रमा की ओर ज्वार ऊंचा आता है, जिसे क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार कहते हैं, बिल्कुल दीर्घ ज्वार कहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्थान पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से क्या ज्यादा होता है? अपकेंद्रीय बल ज्यादा काम करता है।
अतः वहां भी ज्वार आता है, ज्वार आता है, जिसे क्या कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। आपने जो चित्र में देखा था, ये दीर्घ ज्वार तो आया था ए स्थान पे और लघु ज्वार आया था बी स्थान पे। मैंने केवल इस बात को लिखा है कि ये वाला दीर्घ ज्वार आया वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, और ये वाला जो आया है वो किसके कारण है? वो आपका आया है अपकेंद्रीय बल के कारण। जहां अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आएगा वो लघु ज्वार होगा, लघु ज्वार, और जहां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आएगा वो दीर्घ ज्वार होगा, दीर्घ ज्वार होगा। इतनी बातें आपको समझनी है। कविता शर्मा, बिल्कुल भी गुड इवनिंग। बहुत दिन से कहाँ चले जाते हो तुम लोग, पता नहीं। एक तो सब लोग लाइव क्लास लिया करो, ये फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासें हैं और इनमें आपको जितने डाउट रहते हैं वो जब तक आप कमेंट करके नहीं पूछोगे तब तक क्लियर नहीं होते। तो अपनी बातों को समझने के लिए आपको लाइव रहना चाहिए। और एक आप लोग हो कि आप पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हो। सब लोग साथ क्लास लिया करो। हमारी ये बात थी। अब हम चलेंगे कि कहां पे कितने समय में ज्वार आएगा। अब आपको मोटा मोटी एक बात क्लियरली याद रखना है, ये पृथ्वी है। जो भाग चंद्रमा की ओर होगा वहां पे आएगा दीर्घ ज्वार। वहां पे क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। ये आपको याद रखना है कि जो भाग चंद्रमा की ओर होगा वहां दीर्घ ज्वार आएगा। ए, बी और सी और डी। यहां क्या आएगा? लघु ज्वार। यहां क्या आएगा? लघु ज्वार। और यहां क्या आएगा? दीर्घ ज्वार। आपको ये दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार की स्टोरी समझ में आ गई क्या, ये बताओ। फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। हाँ लगाती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ए स्थान पे जहां अब दीर्घ ज्वार आया है 24 घंटे बाद वापिस दीर्घ ज्वार आ जाना चाहिए। अरे सफाई में लगा रखा है सर घर वालों ने। चलो कोई बात नहीं, छुट्टी कर देंगे इस बैच में 1-2 दिन की। हमारे कोई इशू नहीं है इस बात का। ये एक टॉपिक पूरा करा देता हूं, फिर 2-5 दिन की छुट्टी कर देंगे। आपका जिनका पीछे का बचा हुआ है वो पीछे का रिवीजन भी कर लेना, दोनों काम हो जाएंगे। अभी एक बार आप बताओ इसमें से ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये ए स्थान है या अब जैसे मान लो उधर चांद है, आप इसको पर्टिकुलर ऐसे समझो। यहां मैप ऐप से कम समझ आता है, व्यवहारिक सोचो। वहां चांद है और ये स्थान है अब चंद्रमा के सामने। यहां आपके क्या आ गया? दीर्घ ज्वार। अब दोबारा दीर्घ ज्वार कब आए? तो ये देखो, ये पृथ्वी चांद के सामने आई, दीर्घ ज्वार है। अब पृथ्वी तो घूम के आगे निकल गई, तो ये तो 24 घंटे बाद यहां पहुंचेगी, तब वापिस दीर्घ ज्वार आना चाहिए। लेकिन 24 घंटे बाद जब ये पृथ्वी यहां पहुंची तो इसको चांद वहां मिला ही नहीं जहां ये छोड़ के गई थी। चांद क्या चला गया? आगे। बेटा ये चांद भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और ये चांद जो है वो एक दिन में आगे चला जाएगा। कितना आगे चला जाएगा सर? ये 13 देशांतर आगे चला जाएगा। कितना आगे चला जाएगा? 13 देशांतर। आप बताओ, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसका मतलब कितने डिग्री घूमता है? ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, और आप इधर आओगे तो फिर ये मतलब भाई बढ़ती जाएगी, तो 90 और जोड़ दो इसमें, 270 और 360, यहां 360 डिग्री है टोटल।
और 360 डिग्री चांद घूमता कितने समय में? 27.5 में। 27.5 से भाग दे दो, आपके 13 उत्तर आ जाएगा। यानी चांद एक दिन में पृथ्वी के चारों ओर एक स्थान से 13 देशांतर आगे चला जाता है। मतलब ये ए स्थान जो है ना, ये जब 24 घंटे बाद घूम के वहां आया तब इसको चांद वहां नहीं मिला, चांद आगे चला गया। कितना आगे चला गया? 13 देशांतर। 13 देशांतर आगे चला गया। और अब इस पृथ्वी को उस 13 देशांतर घूमने में 13 चौके 52 मिनट और लगेंगे। ये बात आपको आज ज्वार भाटा में क्या पहले से भी पता है? हम सबको पता है चंद्र दिवस कितने समय का होता है? 24 घंटे 52 मिनट का। आपके किसी भी स्थान पे आज चांद 8 बजे दिखा तो कल 8:52 पे दिखेगा। भाई गांव में महिलाएं बता देती, जब करवा चौथ का व्रत होता है तो गांव की बूढ़ी महिलाएं तीज को चांद देख लेती हैं। भाई तीज को चांद उगा 8 बजे, तो वो पहले ही दिन बता देती है कि कल उगेगा 9 बजे। उसका मतलब यही होता है कि 52 मिनट देरी से उगेगा, क्योंकि आपने तीज को चांद देखा जहां, तो वो तो क्या होगा, जब हम 24 घंटे बाद ऐसे घूम के वहां आएंगे तो चांद वहां मिलेगा नहीं, चांद चला जाएगा आगे। और एक दिन में चांद जाता है 13 देशांतर, तो 13 चौके 52 मिनट और लगेंगे। कितने मिनट और लगेंगे? 52 मिनट और इसलिए किसी भी स्थान पे एक दीर्घ ज्वार के बाद दूसरा दीर्घ ज्वार कितने समय में आएगा? 52 मिनट देरी से। मैं आपको यहां एक बात और समझाना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। बेटा, ये चांद एक दिन में आगे चला गया 13 देशांतर। 13 देशांतर आगे चला गया कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो ये मान लो 2 घंटे में एक देशांतर आगे जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। अब इस दूरी को हमारी पृथ्वी 52 मिनट में तय करेगी, तो ये आधा देशांतर और आगे नहीं जाएगा क्या? जाएगा। लेकिन हमें ये गणित नहीं निकालना है, हमें सामान्य बात निकालनी है। एक बार 2013 के 2015 के फर्स्ट ग्रेड में ज्वार भाटा के 4 सवाल आए थे, जिसमें ये सारा दिमाग लगा दिया, वो क्वेश्चन सारे डिलीट हुए। इसलिए इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको मैं समझाऊंगा जरूर। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप। जब ए स्थान पे ज्वार आएगा तो बेटा इसके 6 घंटे बाद ये डी स्थान ए स्थान के एक चंद्रमा के सामने पहुंचेगा। फिर ज्वार आएगा कहां? डी पे। फिर और पृथ्वी घूमेगी तो 12 घंटे बाद आपका कौन? 12 घंटे बाद बी चांद के सामने पहुंच जाएगा। तो 12 घंटे बाद ज्वार आएगा कहां पे? बी पे। फिर आपका 18 घंटे बाद सी यहां चांद के नीचे पहुंचेगा। फिर ज्वार आएगा सी पे। और 24 घंटे बाद फिर से ए स्थान चंद्रमा के सामने पहुंच जाएगा। तो 24 घंटे बाद ज्वार क्या आएगा? ए स्थान पे वापिस से आएगा। वापिस से जब आएगा तब दीर्घ ज्वार आएगा। लेकिन आप एक बात और सोचो, इसको दोबारा से मिटा देता हूं क्योंकि बहुत सारी लाइन होगी। अब थोड़ा सा यहां फोकस करने की जरूरत है। जो बच्चे लाइव जुड़े हैं वो अपनी बात रखेंगे तो हम उस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देंगे और उस बात को पूरी को समझाएंगे। आप देखिए, अब आप एक चीज और देखो, जब ए स्थान पे ज्वार आ रहा है तो बी स्थान पे भी तो आ रहा है ज्वार। जब ए पे दीर्घ ज्वार आ रहा है तो बी पे क्या आ रहा है? लघु ज्वार है तो ज्वारी। तो जब बी पे दीर्घ ज्वार आएगा तो ए पे भी तो ज्वार आएगा। बिल्कुल आएगा। ए पे भी क्या आएगा? ज्वार आएगा। अब क्या होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछेगा क्या उस बात पे देखो। अतः किसी भी स्थान पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 24 घंटे में किसी भी स्थान पर 24 घंटे में दो ज्वार जिसमें से एक प्रत्यक्ष ज्वार
और प्रत्येक जवार का नाम होता है दीर्घ जवार। एक प्रत्येक जवार तथा दूसरा अप्रत्यक्ष जवार। अप्रत्यक्ष जवार यानी कि लघु जवार आता नहीं, आता है नहीं कहेंगे, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। परंतु याद रखना, परंतु चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमण करता है। अतः चंद्रमा 24 घंटे में 13 देशांतर आगे निकल जाता है, आगे निकल जाता है। अतः उस निश्चित स्थान को चंद्रमा के नीचे आने में, नीचे या सीध में आने में 13 गुणा 4 मिनट 52 मिनट और लगती है, और लगती है। ठीक बात है भाई, 52 मिनट और लगती है। अतः किसी निश्चित स्थान पर एक दीर्घ जवार के बाद दूसरा दीर्घ जवार 24 घंटे 52 मिनट में आता है। ये बात थी भाई, ये बात समझ में आई क्या बताओ? बता दो भाई, ये बात समझ में आ गई तो आगे लिख देता हूं। आज कमेंट की झड़ी लगने वाली है, शाबाश। जितने बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है उनमें से आधे बच्चे लाइव आते हैं। बताओ भाई, बात समझ में आई तो? जल्दी बताओ, दोबारा बताओ सर, एक बार। बेटा क्या नहीं समझ में आया, एक बात बताओ। ओके चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता दूंगा। कहीं हमें जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, बस समस्या आप लोगों में यही है कि आप लोग कमेंट बहुत धीरे धीरे लिखते हो, वरना बताने में कोई समस्या नहीं है। ये कोई एक पृथ्वी हो गई, और ये पृथ्वी पे एक स्थान ए और ये है बी। ये ए स्थान चंद्रमा के जब सामने आएगा तो ये चंद्रमा इसके पानी को अपनी ओर खींचेगा ना, और जब अपनी ओर खींचेगा तो यहां क्या आएगा, दीर्घ जवार, और इधर क्या आएगा, लघु जवार। ये वाला क्या है, दीर्घ जवार, और ये वाला क्या है, लघु जवार है। अब ये कह रहे हैं कि किसी निश्चित स्थान पे एक दीर्घ जवार के बाद दूसरा दीर्घ जवार कब आएगा। तो बेटा इस ए स्थान पे
अब दीर्घ ज्वार आया तो 24 घंटे बाद जब ये घूम के यहां आएगा तब दीर्घ ज्वार आना चाहिए, लेकिन चंद्रमा 13 देशांतर आगे चला जाता है और उस दूरी को तय करने में पृथ्वी को 52 मिनट और लगते हैं। ये बात थी। अब आपको एक बात और बतानी थी, ये और बताओ, किसी निश्चित स्थान पर अप्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा? किसी निश्चित स्थान पर अप्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा? एक बात, इसका उत्तर दो। ये 1 नंबर बात है, बताओ इसका क्या उत्तर आएगा? ये 2 नंबर है। किसी निश्चित स्थान पर अगला ज्वार कितनी देरी से आएगा? कितनी देरी से आएगा? इसमें केवल देरी पूछनी है, तो जैसे देरी 24 घंटे 52 मिनट है तो 52 मिनट देरी होती है ना? तो जो समय है वो तो है ही, देरी पूछिए। हाँ, एक बात। तीसरी बात, किसी निश्चित स्थान पर ज्वार के बाद बाटा आएगा। ये कह रहा है कोई स्थान है वहां अब ज्वार आ गया तो बाटा कब आएगा? चलो भाई आप बताओ बाटा कब आएगा? किसी निश्चित स्थान पर, ये तो इसकी लैंग्वेज है, किसी निश्चित स्थान पर ज्वार के बाद बाटा आएगा। ज्वार के बाद बाटा आएगा। ये आपकी 4 नंबर। जल्दी जल्दी उत्तर लिख दो। 4 का क्या आएगा, 5 का क्या आएगा? किसी निश्चित स्थान पर दीर्घ ज्वार के बाद अगला दीर्घ ज्वार कब आएगा? जल्दी जल्दी आंसर बता दो। किसी बच्चे ने बताया 12 घंटे 26 मिनट। बेटा आपने ये नहीं लिखा किसका उत्तर क्या आएगा, आपने पहले का लिखा। ये तो सही है। इसका आपने लिखा 52 मिनट। बिल्कुल सही बात है बेटा। इस बात में कोई अंतर नहीं है। किसी निश्चित स्थान पर एक दीर्घ ज्वार के बाद दूसरा दीर्घ ज्वार कब आएगा? 24 घंटे 52 मिनट। तो इसमें क्या फर्क है कि अप्रत्यक्ष ज्वार के बाद अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा? तो ये तो दोनों बात तो एक ही है, भाई। इस बी पे दोबारा से अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा? जब ये 24 घंटे बाद घूम के आ जाएगी। तो इसका एक ही बात है। मतलब ये दीर्घ ज्वार के बाद दीर्घ ज्वार कब आएगा, ये उत्तर एक ही है। ये भी क्या आएगा? 24 घंटे 52 मिनट। ये तो मैंने पिछली स्क्रीन पे जो लिखा वही आपसे दोबारा पूछ लिया कि मैंने कहा देखते हैं बच्चे क्या बताते हैं। फिर कह रही 12 घंटे 26 मिनट। ये बात सही कह रही है, 12 घंटे 26 मिनट। बेटा सही बात है। कैसे, ये आप बताओ। 1 मिनट इधर ध्यान दो। आप ध्यान दोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, ये स्थान है और ये आपका स्थान जो है ये 12 घंटे बाद ए वाले स्थान पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो ये भी कंफर्म है कि 12 घंटे बाद ए बी वाले स्थान पे आ जाएगा। अब बी पे तो आ जाएगा दीर्घ ज्वार और ए पे आ जाएगा लघु ज्वार। तो इसने यही कहा अगला ज्वार दीर्घ लघु का तो रोल ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। 12 घंटे 26 मिनट बाद किसी स्थान पर ज्वार के बाद बाटा आएगा 6 घंटे 13 मिनट। कैसे सर आप बताओ बेटा। ये ए स्थान है, इसके ऊपर अब ज्वार आया। जब ये ए स्थान यहां पहुंचेगा सी और डी वाले स्थान पे तो इस पे बाटा आ जाएगा। तो ये पृथ्वी का चौथा हिस्सा है।
चौथा हिस्सा है तो चौथा घंटा 6 और 52 का चौथा 13, 13 चौके 52 मिनट ये आपके लगेंगे। किसी निश्चित स्थान पर जवार के बाद, एक सेकंड रुकना भाई, किसी निश्चित स्थान पर जवार के बाद बाटा आएगा, सही बात है, किसी निश्चित स्थान पर जवार के बाद बाटा आएगा, ये हमने एक ही बात लिख दी। तो हम यहां लिखेंगे बाटा के बाद बाटा आएगा, बाटा के बाद बाटा आएगा 12 घंटे 26 मिनट में, 12 घंटे 26 मिनट में। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? शाबाश। कविता आंसर दे रही है भी। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो लाइव होते हैं, उनको बातें समझ में आती हैं, लेकिन वो जो है कमेंट नहीं करते। बेटा कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, लेकिन आपके ये समस्या जो है वो नहीं रहनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया पेड बैच वालों को कि आप 7 बजे से 9 बजे के बीच में शाम को कोई भी समस्या रहे तो मुझे पर्सनली कॉल करके भी आप जान सकते हो, लेकिन समस्या नहीं रहनी चाहिए। ओके, हाँ। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातें और बताने वाला हूं। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे ताकि आपको बातें समझ में आ जाए और समस्या रहे नहीं। एक दिन में पूरा ज्वार बाटा करा देंगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, ध्यान से सुनना। चंद्रमा की घूर्णन गति का, चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार के समय पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार के समय पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक कह रहा है? अरे एक बच्चा कह रहा है सर नंबर ही नहीं है। ओके, नोट कर लेना। हाँ, चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार के समय पे कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? बेटा चांद अपनी अक्ष पे घूम रहा है, तेज घूमे ना घूमे कम घूमे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। चंद्रमा की कौन सी गति का फर्क पड़ेगा? परिक्रमण का। मान लो ये पृथ्वी ये है और चंद्रमा इस ए स्थान के सामने है और ये परिक्रमण गति आधी कर दे तो एक दिन में जहां 13 देशांतर जा रहा था वहां आधी कर देगा तो 6 देशांतर ही जाएगा। लेकिन ये कौन सी गति है? परिक्रमण। चंद्रमा अपने अक्ष पे तेज घूमना शुरू कर दे, धीरे घूमे, क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। याद रखना, चंद्रमा की घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे एग्जाम में सवाल यही आता है, यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी कर दी जाए तो किसी स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कब आएगा? अब बच्चा घूर्णन गति दुगनी कर दी तो या तो समय को आधा कर देगा या दुगना कर देगा, कुछ ना कुछ पक्का कर देगा, जबकि करना कुछ नहीं है। चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार भाटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, पृथ्वी की परिक्रमण गति का, परिक्रमण गति का ज्वार के समय पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक बात है भाई, कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता आप बता दो। बेटा ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ऐसे, तो ये चांद को भी तो अपने साथ ही ले जाएगी।
मान लो पृथ्वी तेज चक्कर लगाने शुरू कर दे, चांद भी तेज साथ साथ चला जाएगा। चांद तो पृथ्वी के साथ ग्रेविटी से बंधा हुआ है, जितनी तेज पृथ्वी जाएगी उतना चांद साथ चला जाएगा। ऐसे तो है नहीं, चांद पीछे रह जाएगा। बताओ इससे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सर किसका फर्क पड़ेगा? अब बताता हूं बेटा, अब बताता हूं, ये बात अभी लिखता हूं। हाँ, चंद्रमा की परिक्रमण गति, परिक्रमण का मतलब समझते हो आप, चारों ओर चक्कर लगाने वाली। चंद्रमा की परिक्रमण गति तथा पृथ्वी की घूर्णन गति का ज्वार के समय पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति का ज्वार के समय पर प्रभाव पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताना पड़ेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर आप खुद सोचो, पृथ्वी जहां पहले 24 घंटे में चक्कर लगाती थी, मान लो वहां 12 घंटे में 12 घंटे में चक्कर लगा दे, तो ज्वार का समय उसी अनुपात में घटेगा। बताओ कहीं दिक्कत है क्या? भाई पृथ्वी अब 24 घंटे में चक्कर लगा रही है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुनी कर दी जाए तो फिर पृथ्वी 12 घंटे में चक्कर लगा देगी, तो 12 घंटे में ही दीर्घ ज्वार आ जाएगा। 12 घंटे में चक्कर लगा देगी तो चांद जो अब 13 देशांतर जा रहा है 24 घंटे में, वो तो 12 घंटे में 6.5 ही जाएगा, और 6.5 जाएगा तो समय भी आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? बातें समझ में आ रही है क्या? बताना भाई। तथा पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर ज्वार का समय बढ़ेगा। अच्छा, सवाल आ गया कि पृथ्वी की घूर्णन गति आधी कर दी जाए तो अगला ज्वार कितनी देरी से आएगा? बेटा जब घूर्णन गति आधी कर दी तो पहले पृथ्वी जो 24 घंटे में चक्कर लगा दी थी वो तो 48 में लगाएगी, 48 में लगाएगी तो चांद तो 48 घंटे में और दूर चला जाएगा, तो समय तो बढ़ेगा ही, ज्वार का समय बढ़ेगा। ये पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगी तो ज्वार का समय बढ़ेगा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो ज्वार का समय उसी अनुपात में घटेगा। चंद्रमा की परिक्रमण गति जिस अनुपात में बढ़ेगी ज्वार का समय भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। आप बताओ, चंद्रमा की परिक्रमण गति बढ़ गई, मतलब चंद्रमा की परिक्रमण गति दुगनी हो गई, तो चंद्रमा पहले 24 घंटे में जाता 13 देशांतर, स्पीड दुगनी हो गई तो अब की बार 24 देशांतर चला जाएगा। 24 देशांतर पृथ्वी को घूमने में समय ज्यादा तो लगेगा ही, तो बिल्कुल ज्वार का समय भी क्या होगा? ज्वार का समय भी क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। जितनी परिक्रमण गति घटेगी, जितनी परिक्रमण गति घटेगी, समय भी उतना ही घटेगा। ये थी भाई दो बात। बताओ कहाँ कोई समस्या आपको है तो आप मुझे बता सकते हो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बताओ भाई। इसके सवाल करवा दूंगा कल, आज एक बार आप घर जाके पढ़ लेना। अच्छा, औसत समुद्र तल क्या होता है? ये पृथ्वी की घूर्णन गति वाले, ये दोनों सवाल कल करेंगे, अभी तो मैंने बताए, तो बताते ही आप कैसे आंसर कर दोगे, वो तो आपको थोड़ा समय चाहिए। उच्च जवार व निम्न जवार, दोनों जवार हैं भी, याद रखना। उच्च जवार व निम्न जवार के बीच की ऊंचाई, के बीच की ऊंचाई को मध्य समुद्र तल, मध्य समुद्र तल या 0 मीटर कहते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते ही सबसे पहले यही बात आई थी। भारत का समुद्र तल, भारत का समुद्र तल चेन्नई से लिया गया है। भारत का समुद्र तल चेन्नई से लिया गया है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जवार। विश्व का सबसे ऊंचा जवार कहां आता है? विश्व का सबसे ऊंचा जवार आता है कनाडा के पूर्वी तट पे। कनाडा के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, और कितना ऊंचा आता है बताओ? 15 से 16 मीटर ऊंचा। 15 से 16 मीटर ऊंचा आता है। एक बात और याद रखनी है, ये ऊंचा जवार कहां आएगा? ऊंचा जवार कहां आएगा बताओ? जहां मग्न तट विस्तृत एवं उथले होते हैं। उथले, उथले मतलब कम गहरे, कम गहरे पानी को ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि वहां क्या होगा, समुद्र का पूरा पानी आगे आएगा तो वो कम गहरा होगा तो ज्यादा ऊपर उठेगा। तथा खाड़ियों में, तथा खाड़ियों में, खाड़ियों में ऊंचा जवार आता है। बेटा आप बताओ, पीछे से पानी आ रहा है उठता हुआ और आगे जाके पतली पतली खाड़ी है, तो सारा पानी उस खाड़ी में ही तो जाएगा, खाड़ी में जाएगा। पीछे से ज्यादा पानी आगे खाड़ी में जाएगा तो ऊंचा तो उठेगा ही, कॉमनली बात है। अच्छा, समुद्र तल लेते कैसे अभी बताऊंगा, ये वाली बात नोट करो पहले। अभी बता दूंगा बेटा समुद्र तल लेते कैसे हैं। हाँ, एक बात और याद रखना है, जैसे ये आपकी एक नदी आ रही है, ये नदी है। अब जवार के समय पानी जो है वो इस नदी के अंदर प्रवेश करेगा, तो ये उठा हुआ भाग ऐसे जाएगा
अरे पानी नदी के अंदर जाएगा तो ऐसे उठा उठा पानी अंदर तो जाएगा ही, आगे से खड़ा भाग होगा, उसको क्या कहते हैं? जवारीय भित्ति कहते हैं, जवारीय भित्ति। जब जवार का पानी नदी में प्रवेश करता है तो उसे जवारीय भित्ति कहते हैं, जवारीय भित्ति। जब जवार का पानी नदी में प्रवेश करता है, नदी में प्रवेश करता है तो नदी में जल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे जवारीय भित्ति कहते हैं। जिसे जवारीय भित्ति कहते हैं। एक ब्रिटेन में एक भित्ति है ईगर, ईगर कौन सी नदी में आती है? ईगर भित्ति कौन सी नदी में आती है? ट्रेंट नदी में आती है, ट्रेंट, ट्रेंट नदी में आती है। ब्रिटेन में ईगर भित्ति ट्रेंट नदी में आती है। भारत में नर्मदा नदी में जवार का पानी 27 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा, अब एक लास्ट बात और बतानी है, एक बच्चे ने अभी पूछा था, वो बता देता हूं। अच्छा, ये आपका भारत, ये है चेन्नई, चेन्नई, और आप रहते हो मान लो झुंझुनू में, झुंझुनू में रहते हो, ये मान लो। अब आपको झुंझुनू की समुद्र तल से ऊंचाई मापनी है, कैसे मापोगे? सबसे पहले आप देखो कि दोनों चीजों में कॉमन क्या है? टेम्परेचर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहां 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जब होगा तब यहां का वायुदाब माप लेंगे, और तब यहां वायुदाब था 1010 मिलीबार। और फिर हम समुद्र तल, ये जो झुंझुनू है जिस स्थान की हमें मापनी है, वहां 20 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या माप लेंगे? वायुदाब, और यहां वायुदाब आया 1000 मिलीबार। समझ में आई बात? तो आपको पता होगा 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है, 100 मीटर ऊपर जाने पर वायुदाब 10 मिलीबार कम हो जाता है। इसका मतलब आपका झुंझुनू शहर 100 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। हर जगह रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, वो इसी प्रकार मापा जाता है। ओके, बताइए बात यहां तक की समझ में आ गई हो? तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। कल हम ज्वार भाटा के पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप बताओ, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप बता दो, आ गई तो आगे चलते हैं।